हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। सभी एनम बहनों को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी अपनी एक सरकारी सीट पक्की करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट कराती हूँ तो आप लोग ज़रूर से क्लास करिएगा, जिससे कि आप एक कदम सफलता की ओर बढ़ सकें। क्योंकि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके माइंड में रहेगा। अगर परीक्षा आने वाली होगी, सोचोगे ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग क्लास डेली कीजिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंथोफोबिया में किसका डर होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंथोफोबिया में किसका डर होता है? नंबर 1 अंधेरे से डर लगता है, या फिर नंबर 2 आग से डर लगता है, या नंबर 3 फूलों से डर लगता है, या नंबर 4 पानी से डर लगता है। एंथोफोबिया में किसका डर होता है? अंधेरे से डर होता है, आग से होता है, या फिर फूलों से, या फिर पानी से। तो एंथोफोबिया में किसका डर होता है? एंथोफोबिया में फूलों का डर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर मैं पूछूं आप लोगों से हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया में किसका डर होता है? हाइड्रोफोबिया बी या हाँ, हाइड्रोफोबिया में किसका डर होता है? किसका डर होता है हाइड्रोफोबिया में? एंथोफोबिया में किसका डर होता है? फूलों का। हाइड्रोफोबिया में किसका डर होता है? तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो हाइड्रोफोबिया में होता है पानी से डर। किससे लगता है हाइड्रोफोबिया में? तो हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है, और एंथोफोबिया में फूलों से डर लगता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है सिलिकॉन्स एक है। नंबर 1 मस्तिष्क संबंधी बीमारी, नंबर 2 यकृत संबंधी बीमारी, नंबर 3 फेफड़े संबंधी बीमारी, या नंबर 4 फेफड़े संबंधी बीमारी। मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, या फिर यकृत संबंधी बीमारी है, या फिर हृदय संबंधी बीमारी है, या फिर फेफड़े संबंधी बीमारी है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सिलिकॉन्स एक है तो फेफड़े संबंधी बीमारी है। ऑप्शन नंबर 4 पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेनिनजाइटिस कैसी बीमारी है? मेनिनजाइटिस कैसी बीमारी है? मेनिनजाइटिस, हाँ ये लिखा है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस कैसी बीमारी है? मेनिनजाइटिस कैसी बीमारी है? तो मेनिनजाइटिस कैसी बीमारी है? मस्तिष्क की बीमारी है। कैसी बीमारी है मेनिनजाइटिस? मस्तिष्क की बीमारी है। सिलिकॉन्स एक है, फेफड़े संबंधी बीमारी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है चावल के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो चावल के जो छिलके होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन 1, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन 5। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चावल के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन B1। कौन सा? तो विटामिन B1 पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। ठीक है।
थायमीन हो जाएगा। अगर इसके स्रोत क्या है तो इसके स्रोत है मूंगफली, तिल, अंडा और दूध। और इससे रोग कौन सा हो जाता है? रोग। विटामिन B1 से रोग कौन सा हो जाता है? तो इससे रोग कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और विटामिन B1 से रोग कौन सा हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप लोग क्या आंसर देंगे? तो क्या होता है? क्या होता है? फिलोक्यूनोन या क्यूनोन, कुछ भी कर दीजिएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनोन हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमीन हो जाएगा। और विटामिन B5 का क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या हो जाएगा? निकोटिनेमाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकोटिनेमाइड हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? निकोटिनेमाइड हो जाएगा। चावल के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप सभी लोग ध्यान से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके जो एनम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करके आएंगे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। लिखा है उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वहां लोग पीड़ित हैं। किस बीमारी से पीड़ित हैं? ठीक है। नंबर 1 खसरा, नंबर 2 बेरी बेरी, नंबर 3 TB, नंबर 4 स्कर्वी। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वहां लोग पीड़ित हैं। नंबर 1 खसरा से, नंबर 2 बेरी बेरी से, नंबर 3 TB से, नंबर 4 स्कर्वी से। अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्या कराया था कि चावल के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है चावल के छिलकों में, यानी कि इसकी पालिश में? तो विटामिन B1 पाया जाता है। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वहां लोग पीड़ित हैं। तो किससे पीड़ित हो जाएंगे? बेरी बेरी से। किससे पीड़ित हो जाएंगे? बेरी बेरी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है बीमारी का पता लगाने के लिए MRI का मतलब क्या है? बीमारी का पता लगाने के लिए MRI का मतलब क्या है? नंबर 1 मैग्नीशियम रेजोनेंस इमेजिंग, नंबर 2 मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नंबर 3 मैग्नेट रिसोर्स इमेज, नंबर 4 मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाएगा, उस पर हम लोग लगा लेंगे टिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है BMD परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? जो BMD परीक्षण किया जाता है वह किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर 3 ग्लूकोमा, नंबर 4
मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? अस्थमा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ग्लूकोमा या फिर मेनिंजाइटिस। तो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होगी? बीएमडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बीएमडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो बीएमडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बोन मिनरल। बी से क्या हो जाएगा? बोन। एम से हो जाएगा मिनरल। और डी से क्या हो जाएगा? डेंसिटी। बीएमडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए, करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में हो जाने वाला रोग है। किसमें होने? वयस्कों में। किसकी कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ब्लू बेबी नामक बीमारी, ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? यानी कि जल में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है जिसको पीने से ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है? वही पूछा है कि ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण हो जाती है। तो कौन सा तत्व पानी में विद्यमान रहता है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बीमारी मतलब हो जाती है? नंबर 1 फास्फेट, नंबर 2 कार्बाइड, नंबर 3 यूरिक एसिड, नंबर 4 नाइट्रेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रेट पे टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पीने वाले पानी में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? पीने वाले पानी में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है जिसके कारण ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है? तो वहाँ हम लोग ने क्या लगाया था? नाइट्रेट। अब ये पूछ रहा है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? यहाँ पे पूछा गया है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? पहले ब्लू बेबी रोग पूछा गया था कि पानी में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है, तो ब्लू बेबी रोग हो जाता है। तो वहाँ पे बीमारी तो हम लोगों ने नाइट्रेट लगाया था। अब यहाँ पे पूछा गया रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 मिथोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिथोग्लोबिन पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस सब में गड़बड़ यहाँ पे दे रखा है। हाँ, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ऑवर का संबंध किससे है? चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ऑवर का संबंध किससे है? नंबर 1 किडनी फेलियर से, नंबर 2 ब्रेन हैमरेज से, नंबर 3 हृदयघात से, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ऑवर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हृदयघात से संबंधित है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाव हेतु? बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाव हेतु? नंबर 1 लीवर डैमेज, नंबर 3 किडनी फेलियर, नंबर 3 हृदयघात, नंबर 4 ब्रेन हैमरेज। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाव हेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हृदयघात के बचाव हेतु बीटा ब्लॉकर औषधि दी जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब आप लोग बताइए कि 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप लोग सभी जल्दी से जाकर क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज से जुड़ सकें, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप लोग रोज़ क्लास देखिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली क्लास लाऊंगी। नहीं तो मैं, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं इतनी जल्दी क्लास नहीं ला पाऊंगी। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो मैं रोज़ डेली क्लास लेके आप लोगों के लिए आऊँगी। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? नंबर 1 पोटेशियम, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 फास्फोरस, नंबर 4 मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आंखों को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं? आंखों को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हैं? नंबर 1 ग्लूकोमा, नंबर 2 टेक्रोमा, नंबर 3 मायोपिया, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आंखों को प्रभावित करने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? तो ग्लूकोमा या फिर टेक्रोमा या फिर मायोपिया या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे कट करके 2 कर लेंगे, सब जगह गड़बड़ दे रखा। ऑप्शन नंबर 2 टेक्रोमा पर हम लोग टिक कर देंगे। टेक्रोमा पे हम लोग टिक कर देंगे। आंखों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? टेक्रोमा। अगर मैं पूछूं कि टेक्रोमा किससे होने वाला रोग है, विषाणु से या फिर जीवाणु से या फिर कवक से या फिर प्रोटोजोआ से, तो ये किससे होता है? तो वायरस है। टेक्रोमा एक वायरस यानी कि विषाणु से संबंधित रोग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या पोटेशियम अल्पता से, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, पोटेशियम अल्पता से समृद्ध है। यहाँ पे क्या नहीं होगा? पोटेशियम अल्पता से समृद्ध है। इसे कटिंग कर लेंगे। हाँ, पोटेशियम अल्पता से समृद्ध है। नंबर 1 उच्च रक्तचाप, नंबर 2 सामान्य रक्तचाप, नंबर 3 निम्न रक्तचाप, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पोटेशियम अल्पता से समृद्ध है। क्या हो जाएगा? नंबर 1 उच्च रक्तचाप, नंबर 2 सामान्य रक्तचाप, नंबर 3 निम्न रक्तचाप, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निम्न रक्तचाप पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने की संभावना रहती है? बताइए। नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 हृदयघात। तो किस अंग के फेल हो जाने की संभावना रहती है जब मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। क्या हो जाएगा? किडनी पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं कि किडनी को और क्या कहते हैं, तो इसे वक्र भी कहते हैं। वक्र को, हाँ, इसे वक्र भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15, किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे? जल्दी से मुझे आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इससे क्या हो जाती है? इसकी कमी से कौन सा जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि पुरुषों में क्या हो जाता है विटामिन ई की कमी से? पुरुषों एक बार इरेज कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, विटामिन ई की कमी से, ये राइट आंसर हो गया। पुरुषों में क्या हो जाता है? तो पुरुषों में नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता हो जाती है। और महिलाओं में क्या हो जाता है? बांझपन। ठीक है, महिलाओं में क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक अगर उपवास रखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव उसका किस अंग पर पड़ता है? नंबर 1 गुर्दे, नंबर 2 छोटी आंत, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 लीवर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे पे पड़ता है। किस पे पड़ता है सर्वाधिक? तो गुर्दे पर पड़ता है। तो अब से सभी लोग व्रत क्या रखेंगे? कम रखेंगे, जिससे गुर्दे पे असर ना पड़े हिसाब से। तो लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर पड़ता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ट्यूमर की पहचान करने हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी संस्थानिक है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हटा देते हैं। नंबर 1 आर्सेनिक 25, नंबर 2 आर्सेनिक 75, नंबर 3 आर्सेनिक 45, नंबर 4 आर्सेनिक 75। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्यूमर की पहचान करने हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? समस्थानिक है। ये संस्थानिक लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक 74 हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4 पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। घेंघा रोग का उपचार किया जाता है। घेंघा रोग को हम लोग क्या कहते हैं? अगर मैं पूछूं घेंघा रोग को और क्या कहते हैं? तो घेंघा रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर। पेपर में कभी कभी अलग अलग नामों से, या फिर एक कहते हैं गलकंड। ठीक है, घेंघा रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, गलकंड भी कहते हैं। तो ये कहाँ हो जाता है? तो ये कहाँ हो जाता है हमारी बॉडी में? तो गले में हो जाता है। जो बटरफ्लाई के समान, तितली के समान स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हो जाता है। किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन 121
नंबर 2 आयोडीन 126, नंबर 3 आयोडीन 130, नंबर 4 आयोडीन 131। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? घेंघा रोग का उपचार किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर हम लोग टिक कर लेंगे। आयोडीन 131 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या पूछ रहा है? कैंसर। कैंसर ल्यूकेमिया क्या है? रक्त कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? एक रक्त कैंसर है। तो कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। नंबर 1 कोबाल्ट 60, नंबर 2 कोबाल्ट 75, नंबर 3 कोबाल्ट 30, नंबर 4 कोबाल्ट 50। कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट 60 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आप लोग प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और जल्दी से मैं लाइव क्लास ले सकूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मैम लाइव क्लास लीजिए, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्तेजित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्तेजित करता है। नंबर 1 अल्फा किरणें, नंबर 2 गामा किरणें, नंबर 3 बीटा किरणें, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्तेजित करता है। क्या उत्तेजित करता है? गामा किरणें उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों में से किसने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने राइट किए हो तो ईमानदारी से मुझे लिख के बताइएगा। और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भले हटा लीजिएगा जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप सभी लोग बताइए ईमानदारी से 20 क्वेश्चनों में से किसने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ल्यूकेमिया क्या है? एक रक्त कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। नंबर 1 श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, नंबर 2 प्लेटलेट्स की संख्या में, नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। किसकी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की, प्लेटलेट्स की संख्या में, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में, WBC और ये RBC। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाओं में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नंबर 1 गुर्दे, नंबर 2 वक्र, नंबर 3 लीवर, नंबर 4 मस्तिष्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मस्तिष्क रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्जाइमर रोग में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क अल्जाइमर रोग में क्या प्रभावित होता है? तो माइंड यानी कि मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? यानी कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हानिकारक जो विकिरण आती हैं यानी कि रेडिएशन आती हैं उसमें सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 आँख, नंबर 3 यहाँ पे 2 बार दे रखा है चेहरा, नंबर 4 मस्तिष्क। यहाँ पे चेहरे की जगह आप लोग कर लीजिए कान।
गड़बड़ी से यहाँ पे टाइप हो गया। अब बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो हानिकारक होती है उनसे सब प्रभावित होता है? तो आंखें सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फिर लिखा है जोन्स साल्क ने कौन सा टीका खोजा? जोन्स कह लीजिए, जोनास कह लीजिए, अलग अलग लिख के आता है, ठीक है। जोन्स साल्क ने कौन सा टीका खोजा? नंबर 1 पोलियो, नंबर 2 चेचक, नंबर 3 रेबीज, नंबर 4 पोलियो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करके बताएंगे। जोन्स साल्क ने कौन सा टीका खोजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो क्या हो जाएगा? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। अगर मैं पूछूं रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रेबीज किस वायरस? तो रेबिडो किस वायरस के कारण? रेबिडो वायरस के कारण। रेबिडो वायरस के कारण क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से होता है। कैसा रोग है? वायरस संबंधी रोग है। और वायरस की खोज किसने की? तो इवान विस्की ने की। तो जितने भी ऑप्शन थे आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। पीलिया किससे होने वाला है? तो पीलिया किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। और प्रदूषित जल और भोजन करने से क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। 24 का बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लिखा है किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओपीवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओपीवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? नंबर 1 पोलियो, नंबर 2 डिप्थीरिया, नंबर 3 टिटनेस, नंबर 4 पीलिया। यहाँ पे पीलिया कर लीजिएगा, पोलियो यहाँ पे भी लिखा है, पीलिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से मुझे बताएं। किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओपीवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। पोलियो पर टिक लगा लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्रॉस हो जाए। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? नंबर 1 प्रोटोजोआ से, नंबर 2 बैक्टीरिया से, नंबर 3 विषाणु से, या नंबर 4 फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रोटोजोआ से, या फिर बैक्टीरिया से, या फिर विषाणु से, या फिर फफूंद से। जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो ये किससे हो जाती है? फफूंद से हो जाती है। फफूंद, या फिर आप लोग इसको या कवक कह लीजिए, कवक। फफूंद से या फिर कवक, ठीक है। मैं पूछूं कि ये तो ठीक है, एथलीट फुट किससे हो जाती है? तो कवक से हो जाती है या फफूंद से हो जाती है। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि ये किस फफूंद से, मतलब किस कवक से होती है, तो किस कवक से हो जाएगी? कौन से कवक से हो जाएगी? एथलीट फुट किस कवक से हो जाती है? तो ये लिखा है टीनिया रूब्रम। किससे? भी बना है, टीनिया रूब्रम से हो जाती। किस कवक से हो जाती? किस फंगस से हो जाती है? तो टीनिया रूब्रम से हो जाती है। एथलीट फुट किससे, कैसी बीमारी है? तो फफूंद से होने वाली है।
किस फंगस से या किस कवक से होती है? तो टीनिया रुब्रम से होती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या पूछ रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस के लिए ग्लूकोज इनपुट के प्रति मोल कितने एटीपी समकक्ष आवश्यक है? कितने एटीपी समकक्ष आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 5 एटीपी, ऑप्शन नंबर 2 6 एटीपी, ऑप्शन नंबर 3 8 एटीपी, ऑप्शन नंबर 4 7 एटीपी। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए ग्लूकोज इनपुट के प्रति मोल कितने एटीपी समकक्ष आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 6 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विटामिन कैसा पदार्थ है? क्या पूछा गया है? विटामिन कैसा पदार्थ है? नंबर 1 कार्बनिक, नंबर 2 एंजाइम, नंबर 3 अकार्बनिक, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन कैसा पदार्थ है? अकार्बनिक है। कैसा है? अकार्बनिक है। अकार्बनिक पे टिक कर देंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? A, B, C, D, E, K। कितने हो गए? A, B, C, D, E, K। B, C कैसे हैं? जल में, वाटर में, यानी कि जल में घुलनशील हैं। और A, D, E, K या फिर कीड़ा, ये किस में घुलनशील है? तो ये किस में घुलनशील हो जाएंगे? वसा में। वसा में घुलनशील है। ठीक है। और विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की बताइए? लूनिन ने की। किसने की? लूनिन ने की। और विटामिन शब्द किसने खोजा? तो फंक ने 1911 में खोजा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? किसके द्वारा स्रावित किया जाता है इंसुलिन हार्मोन? अब बताइए, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? नंबर 1 अग्नाशय की बीटा सेल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय की अल्फा सेल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय की गामा सेल्स द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके द्वारा? अग्नाशय की बीटा सेल्स या फिर अल्फा या फिर गामा। तो इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय की बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर लेंगे। आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं मुझको लिख के ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे एएनएम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे जुड़ सकें मेरे साथ, और मैं जल्दी लाइव क्लास लेके आप लोगों के साथ आ सकूं। तो आप लोगों को एक टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।